सरिता एक नंबर की भुक्कड़ औरत थी। सरिता को हमेशा से ही भूख लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन सरिता अपने मोहल्ले में खड़ी होती है तो उसे खाने की काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आने लगती है। ये मोहल्ले में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? जरूर किसी के घर में कुछ तो अच्छा बन रहा है। अब मैं पता कैसे लगाऊं कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, आसपास के सभी घरों के बाहर से जाती हूँ। जहाँ से भी खुशबू आ रही होगी वहाँ काफी ज्यादा आने लगेगी। सरिता मोहल्ले में अब घर के बाहर जाने लगती है। तभी सरिता को अपनी पड़ोसन विमला के घर से आ रही खुशबू का पता चल जाता है। सरिता बिना कुछ सोचे समझे सीधा विमला के घर चली जाती है। अपने घर सरिता को देखकर विमला सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। तेरी नाक को अब मैं क्या कुत्ते की नाक कहूँ? तू फिर से सूंघते सूंघते यहाँ आ गई ना? अब तो छुप छुप कर अच्छा खाना बना रही थी, ना मुझे बताया और ना ही मेरे घर भिजवाया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। अब मैं तुझे कोई पड़ोसी तो मानती नहीं हूँ, बहन ही तो है तू मेरी। हाँ हाँ, मुझे भी अच्छे से पता है कि तू कितना बहन मानती है मुझे। अरे अब ऐसे ही बातें करती रहेगी या फिर मुझे कुछ खिलाएगी भी जो तूने बनाया है? खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, पूरे मोहल्ले में कोई इतना अच्छा खाना नहीं बनाता होगा। बस बस रहने भी दे, अब मुझे पता है कि तू क्यों इतनी तारीफ कर रही है। विमला सरिता के लिए खाना लगाती है और सरिता भी बड़े चाव से वो खाना खाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरिता अपने बेटे मयंक की शादी अनिका नाम की लड़की से कर देती है। अनिका भी अपने ससुराल आकर घर को अच्छे से संभालने लगती है। अनिका पूरे घर का काम करके अपने कमरे में बस बैठने जा ही रही होती है कि तभी सरिता उसे आवाज लगाकर अपने कमरे में बुला लेती है। अरे बहू, मुझे थोड़ी हल्की हल्की भूख लग रही है, तू कुछ बना दे मेरे लिए। माँ जी, अभी तो आपने पेट भरकर खाना खाया था ना, और इतनी जल्दी फिर से भूख कैसे लग गई? हाय बहू, तू कैसी है? अरे किसी के खाने पर ऐसे नजर लगाना अच्छी बात है क्या? माँ जी, मैं नजर नहीं लगा रही, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि अभी कुछ देर पहले ही खाना खाया था ना। अब मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी तो फिर आपको भूख लग गई। तो असली बात ये है बहू। असली बात? माँ जी, क्या कह रही हो आप? कौन सी असली बात? कुछ समझ नहीं आया मुझे। बहू, तुझे अब आराम करना है तो तू मेरे लिए खाने को भी नहीं बना सकती है। बहू, मैं अपनी सास के लिए एक आवाज में दौड़ी जाती थी और सारे काम मैंने एक पैर पर किए हैं, कभी कोई बहाना नहीं बनाया। माँ जी, ये तो आपकी गलती है ना। भगवान ने जब आपको दोनों पैर दिए हैं तो आप एक पैर पर क्यों काम करती थी? दोनों पैर का इस्तेमाल करती ना। बहू, तू मेरा मजाक बना रही है? हे भगवान, कैसी बेशरम बहू ले आई मैं। सास की तो इज्जत भी नहीं करना जानती ये लड़की तो। सच में मैंने ही कुछ गलत किया होगा तभी मुझे ऐसी बहू मिली है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बात कर रही है? अरे मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए। बताओ माँ जी, आपको क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी। बहू, मुझे वो खाना है। आजकल तुम बच्चे जो पिज्जा खाते रहते हो ना, बहुत देखा है पर कभी खाया नहीं है। तुझे तो आता होगा ना वो बनाना। बहू, वही मेरे लिए बना दे तू। अच्छा, अब समझ आया। इस उम्र में आपको नई नई चीजें ट्राई करनी है। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम से बैठो, मैं अभी आपके लिए पिज्जा बना कर लाती हूँ। अनिका अपनी सास के लिए पिज्जा बनाती है और सरिता मजे से खाती है। सरिता अब ऐसे ही रोज रोज करने लग गई थी। वो हमेशा ही अपनी बहू से कुछ न कुछ बनवा कर खाया करती थी। ऐसे ही कई दिनों बाद मयंक, अनिका और सरिता तीनों ही बाहर से खाना खाकर घर आते हैं। आज तो मजा आ गया, बाहर जो इतना अच्छा खाना खाकर आए हैं। मैं तो कहता हूँ माँ, हमें महीने में 1-2 बार जाना ही चाहिए। ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, इतने दिनों बाद भरपेट खाना खाया है। आज पेट भर कर खाया है? अरे माँ जी, आपको झूठ कितना बोलती हो, शर्म नहीं आती? अरे रोज तो पेट भर भर कर इतना खाती हो आप, उसमें भी क्या आपका पेट नहीं भरता था? देख रहा है ना मयंक बेटा, अरे मैं 2 रोटी खाती हूँ और बहू की उस पर भी नजर रहती है। क्या कनिका, क्या बात लेकर बैठ गई तुम? और माँ, आप कौन सा सच कह रही हो? अरे हमें पता है आपको भूख ज्यादा लगती है, उसी हिसाब से आप ज्यादा खाना खाती हो। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। अनिका अपने कमरे में सोने चली जाती है। मयंक और सरिता भी सोने चले जाते हैं। तभी आधी रात को सरिता को फिर से भूख लगने लगती है। ये मेरी खाने की भी आदत ना, अब इतनी रात को भूख लग गई है, क्या करूं? आलस भी इतना आ रहा है।
एक काम करती हूँ, बहू के पास जाती हूँ, उसे बोल दूंगी, वो बना देगी। सरिता तुरंत अपनी बहू के कमरे में जाती है जहां अनिका और मयंक दोनों सोए हुए थे। सरिता अपनी बहू को उठाने लगती है। अनिका की थोड़ी बहुत नींद खुलती है। अरे माँ जी, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई क्या? बहू सुबह नहीं हुई है, वो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने को बना दे। माँ जी, आधी रात में आपको भूख लग रही है? माँ जी, अभी आप ऐसे ही सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठकर मैं बना दूंगी। बहू कल सुबह तो बना ही दियो, लेकिन मुझे अभी भी भूख लग रही है और तुझे पता तो है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तू अब बना दे, मुझे बहुत जोर से नींद भी आ रही है। सरिता की जिद के आगे अनिका को घुटने टेकने पड़ जाते हैं और अनिका आधी रात में अपनी सास के लिए खाना बनाने रसोई में चली जाती है। 1 घंटे बाद अनिका वापस से सोने जाती है। नींद अनिका की बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी और सुबह होते ही सरिता वापस से अनिका को उठाने उसके कमरे में चली जाती है। अरे बहू उठ जा, सुबह हो गई है। मयंक बिना कुछ खाना खाए ही ऑफिस जाएगा क्या? माँ जी, सोने दो ना, वैसे भी कल रात में आपकी वजह से मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, अब तो सोने दो। बहू यहाँ तेरा पति भूखे पेट ऑफिस जा रहा है और तुझे सोने की पड़ी है। अरे अपने पति के लिए उठ जा, चल बाद में सो जाइयो, अभी जा और जाकर कुछ बना दे। माँ जी, मयंक आज बाहर से खाना खा लेंगे, मुझे सोने दो। बहू मयंक तो बाहर से खाना खा लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? मुझे तो अभी भूख लगी है ना। चल अब तू मेरे लिए कुछ बना भी दे। सरिता बार बार अपनी बहू को उठाए जा रही थी, जिस वजह से अनिका उठकर जाती है और खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाते हुए अनिका खुद से कहती है, ये माँ जी का ना बस बहुत हो गया, अब इन्हें मैं बताऊंगी। इन्हें बहुत भूख लगती है ना, इन्हें अब भूख ही अच्छे से लग जाएगी। अब अनिका खाना बनाकर तो दे देती है, लेकिन अगले दिन वापस से जब सरिता को भूख लगती है और वो अपनी बहू से कहती है, बहू बहुत भूख लग रही है। जी माँ जी, आप रुकिए, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर अनिका खाना बनाने चली जाती है। काफी देर हो जाती है, लेकिन अनिका रसोई से बाहर नहीं आती। सरिता से जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो खुद ही रसोई में जाती है और देखती है कि वहाँ पर अनिका आराम से बैठी है। बहू मैं कब से तेरा बाहर इंतजार कर रही हूँ, मुझे लगा तू अब खाना बना कर लाएगी, अब लाएगी, लेकिन तू तो यहाँ आराम से बैठी है। माँ जी, वो क्या है ना, गैस खत्म हो गई थी और मेरे दिमाग से निकल गया कि आप इंतजार कर रही हो। आप बैठो, मैं दूसरा सिलेंडर लगाती हूँ। अनिका इतना बोलकर फिर से खाना बनाने लग जाती है, लेकिन अब भी बहुत देर हो चुकी थी और खाना बना नहीं था। सरिता वापस से रसोई में जाती है, तब भी उसे अनिका बैठी हुई मिलती है। बहू तू मान क्यों नहीं रही है? मुझे भूख लगी है। माँ जी माफ करना, सब्जियाँ ही नहीं थी, मैं अभी बाजार से सब्जियाँ लाती हूँ। अनिका फिर बाहर चली जाती है और काफी देर बाद घर आती है और बिना सब्जियों के थैला लेकर आती है। बहू तू सब्जियाँ लेने गई थी ना और सब्जियाँ ही नहीं लाई। माँ जी, बहुत महंगी सब्जियाँ हैं, इसीलिए मैं कुछ लाई ही नहीं, मैं कुछ बाहर से मंगवा देती हूँ। सरिता बाहर से खाना आए इसके इंतजार में थी, लेकिन रात हो जाती है और जब तक बाहर से कुछ खाना नहीं आता, सरिता वापस से अनिका के पास जाती है। बहू अब क्या हुआ? माँ जी, वो क्या है ना, हमारी डिलीवरी ही कैंसिल हो गई। मान जा बहू, बहुत भूख लगी है। अनिका अब अपनी सास को काफी नाचना चाहती है, जिसके बाद अब सरिता अपनी बहू से कभी भूख नहीं करती है। इसका मतलब ये हरकत तुम करती थी? बहू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मुझे तो पहले से ही ये नेपालन पसंद नहीं थी, पर भैया आपको पसंद थी, इसलिए हमने ना चाहते हुए भी इसको अपनाना पड़ा। अपने घर वालों की बातें सुनकर आकृति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर उसके घर वाले उस पर क्यों चिल्ला रहे थे? आखिर उसकी गलती क्या है? और तो और आकृति कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? वो अपने घर वालों की इतना क्यों सुन रही थी? चलिए जानते हैं। संजना अपनी बेटी जानवी के साथ बैठकर खाना खा रही होती है, तभी उसका फोन बजता है और वो फोन उठाती है। जैसे ही वो फोन उठाती है और कुछ देर बाद बात करती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। माँ क्या हुआ, आप इस तरह स्माइल क्यों कर रही है? किसका फोन है? तेरे भाई का फोन है जानवी, वो बहुत जल्दी घर आने वाला है। क्या भैया घर आ रहे हैं? माँ आपने तो मुझे ऐसी खबर सुनाकर खुश कर दिया, मेरा मन तो गार्डन हो गया। पर उसने कहा कि वो मेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा है। आखिर वो सरप्राइज है क्या?
क्या पता वो आपके और इस घर के लिए एक बहू लेकर आ रहे हो। ला भी रहा है तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा बेटा खुद के पैरों पर खड़ा है और अगर वो अपने पसंद की लड़की ले भी आएगा तो क्या ही खराबी है। मैं जानती हूँ कि वो गलत कदम नहीं उठाएगा। वैसे भी तुझे कैसे पता कि वो मेरे लिए बहू ही लेकर आएगा? माँ मैंने तो बस तुक्का लगाया है, मेरा तुक्का सच भी हो सकता है और नहीं भी, इसीलिए आप मेरी बातों पर ध्यान मत दिया करो। जानवी की बात सुनकर संजना एक बार फिर अपनी बेटी के साथ खाना खाने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद कबीर एक आकृति नाम की लड़की के साथ अपने घर के दरवाजे पर आकर अपनी माँ और बहन को आवाज लगाता है। माँ, जानवी, मैं आ गया, कहाँ हो? बाहर आओ। कबीर की आवाज सुनकर संजना दौड़ती हुई बाहर आती है, जहाँ वो अपने बेटी को एक लड़की के साथ देखती है। कबीर, ये चाइनीज कौन है? माँ, ये आकृति है, इस घर की बहू। और हाँ, ये चाइनीज नहीं बल्कि नेपाली है। और मेरी पोस्टिंग जब नेपाल में हुई थी तो आकृति ने ही मेरा ध्यान रखा था तब। इसने तेरा ख्याल रखा और तूने इससे शादी कर ली। कल को कोई और औरत तेरा ख्याल रखेगी तो तू क्या उससे भी शादी कर लेगा? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, इसने ध्यान रखा था मेरा बस, वो भी बहुत अच्छे से। दोनों माँ बेटे आपस में बात कर ही रहे थे, तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उसके दरवाजे पर आ जाती हैं और आकृति को देखकर संजना से कहती हैं। संजना बहन, ये चाइनीज कौन है? बड़ी ही सुंदर लग रही है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? तुमने टीवी या फोन में चाइनीज को देखा नहीं है? वो कितने सुंदर होते हैं। अब जब वो इतनी सुंदर है तो कबीर का क्या, किसी का भी इस चाइनीज पर मन डोल जाए। हेरा माई चिनिया होई ना। ये क्या बोल गई बहू? आंटी जी, ये चाइनीज नहीं बल्कि नेपाली है। और माँ, आप हमें अंदर आने दोगी या नहीं, या मैं अपनी पत्नी को लेकर घर से चला जाऊँ? अपनी बेटी की बात सुनकर संजना अपनी बहू बेटे को घर में लेकर आती है। शाम को जब जानवी घर आती है तो वो अपने घर में नेपाली लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। माँ ये कौन है? ये तेरी भाभी है। अपने भाई की आवाज सुनकर जानवी अपने भाई की तरफ देखती है और उछल जाती है। दोनों भाई बहन की खुशी देखकर आकृति अपनी ननद से कहती है। सोनती में ढेरे खुशी छो। क्या कहा आपने? और भैया, ये भाभी? आकृति ने कहा है कि हम दोनों कितने खुश लग रहे हैं। आपको इस चिंग चोंग के अलावा कोई और नहीं मिली क्या? मैं चिंग चोंग नहीं, मैं नेपाली है। ओह अच्छा, तो आपको हिंदी भी बोलनी आती है। पर माफ करना आकृति जी, मैं आपको अपनी भाभी नहीं मानती। आकृति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उसके साथ सब बेरुखी सा बर्ताव करते, कोई भी उसको ना तो किचन में जाने देता और ना ही घर का काम करने देता। लेकिन फिर भी आकृति हार नहीं मानती और सबका दिल जीतने के लिए हर वो पैतरे आजमाती है जो उससे हो सकता था। समय बीतता है और बीतते समय के साथ आकृति का भोलापन देख संजना आकृति को अपनी बहू मान लेती है। आकृति बहू, तू सच में बहुत भोली है और इस भोलेपन ने ही मेरा दिल जीत लिया है। पहले मैं तुझे रसोई में जाने से रोकती थी ना, लेकिन अब नहीं रोकूंगी। बहू, ले इस घर की चाबी और आज से इस घर की मालकिन तू ही है। अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी तू ही संभालियो और आज सबके लिए तू ही खाना बनाएगी। माँ जी, मैंने आपका विश्वास जीत लिया। मेरे लिए इससे बड़ा बात कौन हो सकता है। लेकिन मैं जानवी का विश्वास कैसे जीतेगा? वो अपने आप ही मान जाएगी। फिलहाल हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, इसलिए तू जाकर कुछ बना दे। जी माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर आकृति किचन में जाती है और तरह तरह के पकवान बनाती है। मैंने सब खाना तो बना दिया हो, पर खाने को टेस्टी बनाने के लिए मेरा को और कुछ भी करना होगा। ओइडियो, क्यों न मैं अपना स्पेशल चीज इसमें डालूं। आखिर इतने समय बाद आज मेरा पहला रसोई है। आकृति अपनी नजरें घुमाती है और उसे रसोई में कहीं भी नमकीन नहीं दिखाई पड़ती। ये देखकर वो आकृति खुद से कहती है, यहाँ पर तो कोई भी नमकीन नहीं है। अब मैं क्या करूँ? क्या मेरे को अपना नमकीन डालना चाहिए? पर अगर इनको पसंद नहीं आया तो एक बार डाल के तो देखती मैं, क्या पता है इनको पसंद ही आ जाए। आकृति अपने कमरे में जाती है और नमकीन डालकर सब्जी बना देती है। कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो उन्हें खाने का टेस्ट काफी पसंद आता है। बहू, खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। आखिर तूने इतना अच्छा खाना बनाना सीखा कहाँ से? मौजी को बताऊं? नहीं नहीं, अगर मौजी को पता चल गया मैं नमकीन की सब्जी बनाई है तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। वैसे भी सब्जी में नमकीन घुल मिल गया है।
अरे बहू, कहाँ खो गई तू? मोजी ये खाना हम अपनी माँ से सीखे थे। वो हमको बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाने सिखाते थे। जहाँ सभी आकृति की तारीफ कर रहे थे तो वहीं जानवी अपना मुंह सड़ाकर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ आकृति हर सब्जी में नमकीन डाला करती। सभी को खाने के लिए वो ऐसे ही देती। एक रात सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। आकृति ने आज खाने में बहुत कुछ बनाया था और सभी के ऊपर नमकीन डालकर वो सभी के सामने परोसती है। अब जैसे ही सब खाना खाते हैं तो उन्हें नमकीन का स्वाद आता है। इसमें नमकीन का टेस्ट क्यों आ रहा है? हाँ आ तो रहा है, पर सभी में नमकीन कौन डाल सकता है? डालेगा कौन? अरे वही डालेगा ना जो खाना बनाता है। आकृति, खाने में नमकीन डाला है तूने? वो मोजी। आकृति, तुम इस तरह से हिचकिचा क्यों रही हो? क्या सच में तुमने सब्जी में नमकीन डाली है? कबीर के बार बार पूछने पर भी आकृति कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप खड़ी रहती है। इसका मतलब ये हरकत तुम करती थी? बहू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मुझे तो पहले ही ये नेपालन पसंद नहीं थी, पर भैया ये आपको पसंद थी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इसको अपनाना पड़ा। अपने घर वालों की बातें सुनकर आकृति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जानवी भी लगातार उसको उल्टा सीधा कह रही थी। ये देखकर आकृति को अब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में फूट पड़ती है। आप लोगों ने खुद को समझा क्या है? अरे जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हो। इतने शो में से आप लोग जो खाते आ रहे हैं ना, उन शो भी में नमकीन था। पर जब तक आप लोगों को नहीं पता था तब तक आप तो मेरे हाथों का बहुत तारीफ करते थे, लेकिन अब मैं बुरी बन गया। बात बुरी बनने की नहीं है बहू, बात है नमकीन की सब्जी खाने की। अरे तुझे पता है कि नमकीन हद से ज्यादा खानी सही नहीं होती। तुझे मैंने घर की जिम्मेदारियां ये सोच कर दी थी कि तू सब चीजें अच्छे से संभाल लेगी, और तूने संभाला भी, लेकिन रसोई को अच्छे से नहीं संभाल पाई। इसीलिए आज के बाद तू रसोई में नहीं जाएगी। नमकीन की सब्जी बनाने की आदत से आकृति अपनी रसोई की जिम्मेदारी से हाथ धो बैठती है। जिसके बाद संजना अपने घर में खाना बनाने के लिए एक नौकरानी रखती है। समय यूं ही गुजरता है। संजना अपनी बहू से तो प्यार करती थी, पर वो अपनी बहू को रसोई में जाने नहीं देती, क्योंकि उन्हें नमकीन की सब्जी नहीं खानी थी। ये कहता था क्योंकि जूही हमेशा ही खाना इतना चटपटा बनाती थी कि उसकी वजह से पूरे परिवार को भी वो तीखा मसाले वाला चटपटा खाना ही खाना पड़ता था। और वहीं दूसरी तरफ रश्मि है जो हर जगह विस्फोट करती रहती। एक दिन जूही सोफे पर बैठकर आलू टिक्की खा रही होती है, तभी वहाँ रश्मि आती है और जूही की तरफ करते हुए जोर से पात मार देती है। छी दीदी, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या पात मारने की? मैं यहाँ आलू टिक्की खा रही हूँ और आपने मेरे मुंह पर ही मार दो। बदबू इतनी जहरीली है कि मेरी आलू टिक्की में जहर भर दिया आपने। माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हारे मुंह पर पाद नहीं मारा। वो मुझे तुम दिखी नहीं तो बस मैंने गैस छोड़ दी। अब मुझे क्या पता था कि तुम मेरे पीछे ही बैठी हो। हाँ हाँ, आपको हर जगह फुसफुसाना होता है तो किसी को देखोगी कहाँ, लेकिन नाक में तो मेरी बदबू गई है ना आपकी, और खाना तो मेरा खराब हुआ ना। वैसे क्या खा रही हो तुम? आलू टिक्की खा रही हूँ, लेकिन तुमने वो खाने लायक भी नहीं छोड़ी है। कोई बात नहीं, लाओ मुझे दो, मैं हूँ ना, मैं खा लेती हूँ। हाँ तुम ये खाओ, ये पदौड़ी वाली आलू टिक्की। जूही और रश्मि एक पदौड़ी और इन दोनों से तंग उनकी सास रमा थी। एक दिन रमा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। बहुओं, सुन लो तुम दोनों, आज हमें तुम्हारी ननद के लिए लड़का देखने जाना है और मेरे साथ तुम दोनों ही चलोगी, तो ध्यान रहे कि वहाँ तुम दोनों कोई गड़बड़ ना करो। माँ जी, आपको तो यही लगता है कि हम दोनों जहाँ भी जाएंगे कोई ना कोई गड़बड़ ही करेंगे। माँ जी, आपकी बहुएं बहुत समझदार है, हमें भी सही और गलत पता है। आखिर हमारी ननद के लिए हम लड़का देखने जाएंगे तो कोई गड़बड़ की गुंजाइश तो हो ही नहीं सकती ना। हम सब संभाल लेंगे अच्छे से। इसी बात की तो चिंता मुझे सताई जा रही है। तुम दोनों कोई आम बहुएं नहीं हो, एक पदौड़ी है तो दूसरी चटोरी। और मैं अभी बता रही हूँ, तुम दोनों ने कोई गड़बड़ कर दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, आज सब अच्छा ही होगा। हाँ माँ जी, इस बात में तो दीदी के साथ हूँ मैं। चलो, तुम दोनों इतना बोल रही हो तो तुम दोनों की बात मान ले रही हूँ, लेकिन आज तुम्हारी ननद के रिश्ते की बात है, इसीलिए तुम दोनों अच्छे से रहना। कुछ देर बाद रमा अपनी दोनों बहुओं के साथ अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने चली जाती है।
रमा लड़के की माँ सुजाता के घर जाती है, जहाँ सुजाता काफी सारा खाने का सामान सामने रख देती है। बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी और ये सोच रही थी कि इतनी देर क्यों हो गई, कहीं आपको रास्ते में कोई जाम तो नहीं मिल गया। नहीं बहन जी, रास्ता तो ठीक था, बस अपनी दोनों बहुओं की वजह से थोड़ी देर हो गई। बहुएं, इसका मतलब आप अपनी बेटी को साथ नहीं लाई? नहीं बहन जी, वो क्या है ना, आज उसकी परीक्षा है और मेरे लिए तो शादी परीक्षा दोनों ही जरूरी है, इसीलिए आज मैं आ गई मिलने। कल को बच्चे भी मिल लेंगे आपस में। ये तो बहुत सही सोचा आपने बहन जी, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। अरे आप लोग खाली हाथ क्यों बैठे हैं, ये सब मैंने आप लोगों के लिए ही तो बनवाया है, खाइए ना आप लोग। नहीं बहन जी, खाना पीना तो होता रहता है। वैसे आपका बेटा कहाँ है? यहीं पास में गया है, अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे बहुएं, तुम दोनों क्यों शर्मा रही हो, तुम दोनों भी कुछ खाओ। रुको, मैं ही दे देती हूँ तुम दोनों को। सुजाता जबरदस्ती रमा की बहुओं को खाने के लिए दे देती है, लेकिन रमा की बहुएं हप्सी दोनों खाने पर तो जैसे तैसे टूट पड़ती हैं। दोनों दबा के खाने लगती हैं और ये सब देखकर सुजाता भी हैरान हो जाती है। तभी धीरे से रश्मि हाथ मार देती है, जिसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अचानक से ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ हाँ, मुझे भी आ रही है, शायद कुछ सड़ गया होगा तो इतनी गंदी बदबू आ रही है। ये पदौड़ी पहले पाद मारकर अब खुद ही शरीफ बन रही है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? सुजाता को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मैं तो इसकी रग रग से वाकिफ हूँ ना, और वो भी अच्छे से। बहन जी, अभी यहाँ पर बहुत ही अजीब और गर्म माहौल है, हम फिर कभी बाद में मिलते हैं। हाँ, थोड़ी देर में चले जाएंगे, हमने सब तो खा ही लिया है, अब बस ये समोसे रह रहे हैं, वो खा ले फिर चलते हैं। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं बहू, तू भूल गई, आज तुझे शॉपिंग भी तो करनी थी ना। चल अब जल्दी से। रमा की दोनों बहुएं उसकी बहुत ही बेइज्जती करवाती हैं। रमा को अपनी दोनों बहुओं पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहुओं को सुनाती भी हैं। लेकिन रमा की बहुएं रमा की बात हवा में उड़ा देती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे और दोनों की एक से बढ़कर एक हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद रश्मि अपने पति आलोक के साथ कमरे में रोमांस कर रही थी। आज तो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, इतनी ही खूबसूरत लग रही हूँ तो क्या बस देखकर ही मन भरोगे? आलोक और रश्मि दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और तभी रश्मि एक पाद मार देती है। क्या यार रश्मि, तुम तो कभी भी शुरू हो जाती हो यार। अरे इतना अच्छा मूड था मेरा, लेकिन मेरे मूड की सारी की ऐसी की तैसी कर दी तुमने। अरे ये क्या किया तुमने, हटो तुम मेरे आगे से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। आलोक, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये क्या मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है। अब गैस पर किसी का जोर थोड़ी है जो मैं गैस को रोक लूं। तुम भी ना खामखा ही गुस्सा कर रहे हो। अच्छा, मैं बिना बात के गुस्सा कर रहा हूँ, और तुम्हारा जो ये काम है ना, तुमने जो ये कांड किया है, पाद मारा है तुमने, अरे उसका क्या? तुम तो तारीफ के काबिल तक नहीं हो। आलोक को रश्मि पर बहुत गुस्सा आता है और आलोक रश्मि पर गुस्सा करके वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी जूही एक बहुत बड़ी सी प्लेट में नूडल्स लेकर आती है। हाँ आओ आओ, तुम्हारी ही कमी थी, आओ भाग हमारे। एक पदौरी तो कमी थी घर में, जो तुम भी आगे चटोरी कहीं की। देखना एक दिन तुम भी ना ये ठूस ठूस के ना इसकी तरह पदौरी बन जाओगी, तब मत कहना मुझसे, समझी तुम? क्या जेठ जी, आप कहीं और का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो आप मुझे इतना सुना रहे हो? मैं तो बस यहाँ नूडल्स ही लेकर आ रही थी ना। बिगाड़ा तुमने नहीं, बिगाड़ा तुम दोनों ने मेरा। तुम लोगों से तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के साथ मैं जितनी देर रहूंगा ना, एक को खाते हुए देख के मेरा खाने का मन नहीं करेगा, और दूसरे को क्या बोलूं मैं। छोड़ जो ही इन्हें, ये तो बिना बात के ही बोलते रहते हैं। तुम नूडल्स लेकर आई हो ना, चलो हम दोनों मिलकर नूडल्स ही खा लेते हैं। वैसे भी मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, अच्छा हुआ तुम नूडल्स ले आई। रश्मि और जूही दोनों मिलकर नूडल्स खाने लगते हैं। दोनों की चटोरेपन और पदौड़ेपन अब रमा को बहुत ही ज्यादा तंग करने लग गया था। कोई भी रमा की बात सुनता ही नहीं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रमा सुबह सुबह सबके उठने से पहले रसोई में ताला लगा देती है और कुछ देर बाद जब उसकी दोनों बहुएं उठती हैं और रसोई में लगा ताला देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। माँ जी, ये क्या है? क्या हुआ बहुओं, तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? खैर कोई बात नहीं, मैं बता ही देती हूँ। अब से रसोई का ताला मेरी मर्जी से ही खुलेगा,
और अगर कुछ काम है तो पहले मुझे बताना होगा। माँ जी, लेकिन आपने रसोई में ताला क्यों लगाया? और रसोई में तो काम पड़ता ही रहता है ना। तुम दोनों की खुरापाती की वजह से मैंने ताला लगाया है। कुछ भी अटरम सटरम खा लेती हो, जिसका भुगतान हम घर वालों को करना पड़ता है। इसीलिए अब खाना पीना मेरे हिसाब से होगा। माँ जी, ये तो गलत है ना। और आपको क्या लगता है कि अगर हमें कुछ खाना होगा तो हम रसोई खुलने का ही इंतजार करेंगे? हम कुछ बाहर से भी तो खा सकते हैं ना। बस यही तो। अब मैं भी देखती हूँ कि बाहर से भी कैसे खाओगी। जब हाथ में पैसे ही नहीं होंगे तो क्या कर लोगी दोनों? और बिना काम के तुम लोग बाहर नहीं जाओगी। जब भी जाऊंगी मैं साथ में जाऊंगी। रमा अपनी बहू के सर पर हमेशा खड़ी रहती। अब वो दोनों ही जाने कि कैसे वो अपनी सास का सामना करके अपने मन की करेंगे या रमा के नए नियमों को मान लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।